नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है साबरमती पर सियासी संग्राम। लेकिन क्या है पूरा मसला, इसको समझने के लिए पहले इस रिपोर्ट को देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट। met with an accident. पूरा देश आप जो कहती हैं उसे 100% सच मानता है। झूठ बेच रहे हैं आप। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में 27 फरवरी 2002 में हुए घटनाक्रम पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट, जिसे मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। फैसले का ऐलान करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि घटना का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सीएम ने कहा कि वोटों की राजनीति के लिए गंदा खेल खेला गया। हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। ये सच सामने आना ही चाहिए। तो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लोगों से फिल्म देखने की अपील की। वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत खराब बात थी। और मैं मान के चलता हूं कि उस समय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कुशलता के साथ पूरी घटना में गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। कांग्रेस के नेताओं ने इस देश में ऐसा नैरेटिव बनाया था और गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की थी, जबकि गोधरा के जो तथ्य थे उसको जनता के बीच नहीं आने दिया। ये साबरमती रिपोर्ट एक ऐसी फिल्म है जिसने दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने लाया है। और मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये फिल्म देखें। जैसे ही प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान हुआ, कांग्रेस सियासी मैदान में खुलकर उतर आई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीड़ितों और उसमें शामिल रहे लोगों का हाल पूछा। उन लोगों से पूछ लीजिए जो गोधरा कांड में प्रताड़ित हुए, अनाथ हुए, जिनको न तो उनका पुनर्वास हुआ और यही नहीं है, जिन लोगों को भड़काकर, जिस हिंदू भाइयों को उन्होंने भड़काकर ये सब जुर्म करवाया, वो आज किस हालात में है जरा भी पता लगा लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के अंदर जब ये मुख्यमंत्री थे श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मंच पे उनको कहा था कि नरेंद्र मोदी जी राजधर्म का पालन कीजिए। तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी को सत्य मानूं या उस चाटुकार डायरेक्टर को सही मानूं जिसने फिल्म बनाई। 27 फरवरी 2002 में गोधरा में हुई घटना के बाद पूरा देश जलने लगा था। इस घटना ने सियासी मैदान में नए योद्धा भी पैदा किए। अब 22 साल के बाद इस मुद्दे पर आई फिल्म साबरमती रिपोर्ट ने एक बार फिर राजनीति के रण में बयानों के बम फोड़ने का मौका दिया है। अब सवाल यही है कि साबरमती पर छिड़ा सियासी संग्राम कहां जाकर रुकेगा। नमस्कार एक बार फिर आपको। तो देखिए पहले वो सुलगते हुए सवाल जो बंसल न्यूज़ के हैं, क्या साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करना सियासी फैसला है? क्या आपत्ति जताकर कांग्रेस गोधरा के जख्म को फिर कुरेदना चाहती है? फिल्म के बहाने दूध का दूध, पानी का पानी, ये जो बात कही जा रही है, ऐसे बीजेपी के दावों में कितनी सच्चाई? अगर हम देखें, बात करें गोधरा की, तो उसके लिए ये दावा हमेशा हुआ कि पहले क्रिया हुई और फिर उसकी प्रतिक्रिया हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोई सरकार ये नहीं चाहती है, क्योंकि 1992 में मध्य प्रदेश में भी जब देश में तनाव हुआ था, विवादित ढांचा ढहने के बाद, उस समय बीजेपी की सरकार थी और सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। कोई भी चीफ मिनिस्टर और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर और जनता के साथ उनकी सुरक्षा के मोर्चे पर वो पीछे हटती हुई दिखाई दे। लेकिन कई बार चश्मा और नज़रिया कुछ इस तरह से बन जाता है, सियासत ऐसी डेवलप हो जाती है कि चीज़ें, सच्चाई क्या है, इसको लेकर भ्रम पैदा हो जाता है। आज इसी मसले पर हम इस तरह से बात करेंगे कि एक फिल्म आई है और उस फिल्म के निश्चित तौर पर एक फिल्मकार कुछ छूट लेता है, कई बार काफ़ी छूट लेता है। और ये भी एक सवाल हमेशा उठता है कि सच आखिर सामने क्यों नहीं आना चाहिए। अब
कांग्रेस इसको एक नज़रिए विशेष से बनी फिल्म बता रही है तो बीजेपी इसे सच्चाई बता रही है। लेकिन इसके बीच में ये तो ज़रूर है कि देश की जनता को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए और अपनी राय बनानी चाहिए इस फिल्म को देखने के बाद कि वो फिल्म को लेकर क्या सोचती है और गोधरा के मसले को लेकर वो क्या सोचती है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं स्टूडियो में अजय धवले जी, युवा प्रवक्ता हैं, नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर एडवोकेट हैं। और जो दूसरे दो मेहमान हैं उनमें अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत स्वागत है। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी ही। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने देश की राजनीति में काफ़ी हलचल पैदा की थी उस समय। पहली बात तो यही होती है कि ज़ख्मों को कुरेदना क्यों चाहिए, लेकिन इतिहास और फिल्म और कला ये ऐसे माध्यम हैं जो हमेशा उन चीज़ों को टटोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि नाइंसाफ़ी हुई, ये मढ़ देना किसी सरकार और किसी राजनेता के कई बार ऐसा लगता है कि बहुत आसान भी होता है। और आज़ादी के बाद से अब तक अगर हम देख लें बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों को, आपको बोफोर्स का मसला भी याद होगा कि उस तोप को बहुत नाकारा बताया गया था, लेकिन बाद में वो बड़ी मारक साबित हुई। तो राजनीति के चक्कर में कई बार सच पीछे छिप जाता है। बहरहाल आप इस फिल्म के बरक्स बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए शरद जी, पहली चीज तो ये कि मैं नहीं मानता कि फिल्मों को लेकर राजनीति होनी चाहिए। पहली चीज, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फिल्म का कोई फिल्मकार ये दावा कभी नहीं करता कि इसमें जो आपने देखा वो नीचे, हमने आर्टिकल 370 भी देखी, नीचे ये चलता है कि बहुत सारी चीजें इसमें काल्पनिक हैं। तथ्यों और कहानी को वो पिक्चराइजेशन करता है और चीजों को करीब से लाता है। और जहां तक आप गोधरा की बात कर रहे हैं, तो जो साबरमती रिपोर्ट बनी है, साबरमती रिपोर्ट की जो प्रोड्यूसर हैं एकता कपूर, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, पढ़ा है उसको। उनका कहना है कि ये मैंने किसी धर्म को लेकर नहीं बनाई, और उन्होंने वो सारे फैक्ट लिए हैं जो उनकी जानकारी में वहां पे आए। उन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी। उस रिसर्च टीम ने जो स्टोरी बनाई उसके आधार पर फिल्म बनाई है उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति होनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि चूंकि गोधरा एक ऐसा कांड हुआ इस देश की राजनीति में जिसने राजनीति में ध्रुवीकरण की शुरुआत की। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन बना राजनीति में। शरद जी, मैं आपको बता दूं, 2002 में 27 फरवरी के दिन, जिस दिन साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी जलाई गई और उसमें 59 लोग मरे, क्या उसे कांग्रेस ठीक मानेगी? या उसके बाद जो हुआ वो भी गलत था, लेकिन गोधरा में जो हुआ वो भी गलत था। वो 59 लोग कौन थे? उन्हें कौन जानता है आज की डेट में? उसके बाद गुजरात में जो दंगे हुए जिसमें 1000 लोग मारे गए 27 फरवरी के बाद, जो कुछ हुआ उनको कौन जानता है? सवाल पिक्चर को पिक्चर के नजरिए से देखें और लोग उस चीज को समझें। और मेरा मानना यह है कि फिल्म में जाति भावना से ऊपर उठें, धार्मिक भावना से ऊपर उठें और पिक्चर को एक स्टोरी के रूप में लें, मनोरंजन के रूप में लें। मेरे ख्याल में तभी वो फिल्म अपने आप में सफल हो पाएगी। शरद जी, बिल्कुल भदौरिया साहब, इस बात में दम है कि फिल्म को फिल्म के नज़रिए से देखना चाहिए। आपातकाल के बाद कुछ फिल्में आई थी, किस्सा कुर्सी का नाटा साहब की बनी हुई फिल्म थी, और उसी के आसपास गुलजार साहब की आंधी रिलीज़ हुई थी, जिन्हें लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि साहब ये इंदिरा गांधी जी के जीवन से जुड़ी है। और किस्सा कुर्सी का तो काफ़ी सेंसर बोर्ड में अटकती झटकती रही। तो कई फिल्में हैं, जो मेरी आवाज़ सुनो, तमाम जो फिल्में हैं जिनको लेकर ये बातें उठती रही हैं। फिल्म को फिल्म के नज़रिए से ही देखिए, सियासत क्यों करते हैं जी? फिल्म बना ही आज की तारीख में फिल्म के मनोरंजन के लिए नहीं, जनता के मनोरंजन के लिए फिल्म नहीं बनाई जा रही आदरणीय शरद जी। ये पूरी सरकार एक नैरेटिव सेट करने के लिए, जनता के मन में एक भ्रांति पैदा करने के लिए फिल्मों का माध्यम चुन रही है। चाहे वो आपकी कश्मीर फाइल हो, या अभी आई हुई साबरमती हो, इंदिरा जी के बारे में हो, नेहरू जी के बारे में हो। आप मुझे बताइए, आप दोनों विद्वान बैठे हैं, क्या नेहरू जी या इंदिरा जी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया? क्या उनकी नकारात्मकता को सामने लाना
ये बिल्कुल झूठ एक तरीके से परोसा जाना फिल्म के माध्यम से कहां से सही। और दूसरा आदरणीय शरद जी, हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश से साबरमती का क्या लेना देना, उस घटनाक्रम का क्या लेना देना। पूरी सरकार लग गई टैक्स फ्री करने को। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें, ये सरकार बताए कि अभी फायर सेफ्टी टैक्स लगाया है सरकार ने अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर। आदरणीय शरद जी, मध्य प्रदेश की आर्थिक हालात ये है कि हम और आप बात कर रहे हैं, एक बच्चा पैदा हुआ होगा बीच में 52,000 के कर्जे में हुआ, 4 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर है। ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण। और हम कह रहे हैं टैक्स फ्री कर दो। अरे क्यों टैक्स फ्री कर दो भैया, क्या जरूरत है? इस तरीके की ये नफरत का संदेश दे रही है, ये नफरत पैदा कर रही है ये इस तरीके की फिल्में, तो इनको टैक्स फ्री करने की क्या आवश्यकता है? आप मुझे बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति फैला रही है। आप बताइए आदरणीय शरद जी, बहुत विद्वान व्यक्तित्व है आपका, आप स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? माताएं बहनों का प्रसव सड़क पे हो रहा है। शिक्षा की स्थिति क्या है? ना विद्यालयों में शिक्षक है, ना विद्यालयों में भवन है। बद से बदतर स्थिति चली जा रही है। किसानों की वर्तमान की स्थिति देख लीजिए, डीएपी खाद नहीं मिल रही भदौरिया साहब, मेरे 2 सवाल हैं, छोटे छोटे 2 सवाल हैं। आपके सारे मुद्दे जो हैं मैं मानता हूं कि आपके मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। भदौरिया साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुखिया, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, टीम जरा देख ले। मेरी आवाज पहुंच रही है भदौरिया साहब? जी जी जी। मेरा निवेदन उसमें यह है कि आप ये मानते हैं क्या कि फिल्मों से चुनाव भी जीते और हारे जा सकते हैं? दूसरा सवाल कि अधिकतर फिल्में जो हैं उनमें हमेशा दिखाया जाता है अच्छाई की जीत होती है, लेकिन समाज पर उसका कितना प्रभाव होता है? तो क्या आप मान रहे हैं कि ये फिल्म जो है ये कांग्रेस की फिल्म पर असर डालेगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस की फिल्म पे कोई असर नहीं डालता। 10 साल से 2013 से नरेंद्र मोदी से लेके पूरे उनका उद्योगपति मित्रों से लेके पूरी इनकी चाटुकार मीडिया तक लगी है, परंतु राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन को देशवासी समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ भटकाव की राजनीति। आज मिल क्या रहा है? आज हमें प्रदेश के बारे में बताइए ना। 4 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर। आज स्वास्थ्य में माता बहनों का प्रसव रोड पे हो रहा है, मुख्यमंत्री जी चुप है, पुलिस पिट रही है। चलिए मैं जवाब लेता हूँ। माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है और मुख्यमंत्री जी मौन है। परंतु जहां नफरत पैदा करने की बात आई, वहां मुख्यमंत्री जी ने आके टैक्स फ्री की घोषणा कर दी। इस टैक्स फ्री से किसका भला होगा, आप बताइए मेरे को। लेकिन भदौरिया साहब, मेरा आग्रह है कि मीडिया बड़ी निरीह प्राणी की तरह कई बार ट्रीट किया जाता है, ऐसा मत करिए। क्योंकि देखिए, मीडिया पर जिस भी सोच और दृष्टि के साथ चीजें होती हैं, आपातकाल में भी मीडिया पर बहुत हमले हुए, लेकिन मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। और मीडिया में आप बहुत जिम्मेदार और संजीदा राजनेता हैं। मीडिया उस समय समाप्त हो जाएगा अगर वो दोनों पक्षों को तुलनात्मक रूप से नहीं दिखाएगा। तो ये मीडिया के लिए अपने आप ही बहुत नहीं, मैं आऊंगा, आप ये आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कई बार एक लाइन मेरी सुन लीजिए। मीडिया में कुछ लोग निष्पक्ष हैं 100%, 5 उंगलियां। ये हर युग की कहानी है सर, हर युग की कहानी है। राजनीति हो, मीडिया हो, समाज के कुछ लोग। जी जी, चलिए जैसे लोगों ने विजयपुर में जिस तरीके से पोलिंग बूथ लूटे गए, उनको चलिए जवाब दीजिए। आप कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सामाजिक प्रतिमानों पर, प्रसव को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, कर्जे को लेकर, ऋण को लेकर, फिल्म को लेकर ऐसा लगता है कि, हालांकि मैं स्पष्ट उत्तर और चाहूँगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे चुनाव जीते हारे जा सकते हैं। फिल्म को लेकर भी आपत्ति तो बरकरार है, लेकिन ये सब बातें भी उन्होंने उठाई हैं। जी देखिए शरद जी, जब एक फेक नैरेटिव ध्वस्त होता है तो निश्चित रूप से एक इकोसिस्टम की बौखलाहट होती है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अजीत जी की भाषा है और जिस पीड़ा में वो ये समझ में आ रहा है कि एक इकोसिस्टम की बौखलाहट है, और जिस प्रकार से कांग्रेस का पूरा नेतृत्व, या हम कहें कि उनका कुनबा, जिन्होंने ये एक फेक नैरेटिव गढ़ा था कि वो एक दुर्घटना थी। लेकिन हम सब जानते हैं, जस्टिस ननावटी आयोग की रिपोर्ट ले लीजिए, स्पेशल कोर्ट का जजमेंट ले लीजिए, उसके बाद हाई कोर्ट में चला प्रकरण देख लीजिए, और अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। ये सारी जगह फैक्ट्स का ही कोलैबोरेशन हुआ है, और फैक्ट जब एलॉबरेटेड होते हैं तो फैक्ट्स में बड़ा स्पष्टीकरण रूप से दिखाएं कि साबरमती में गोधरा कांड जो हुआ था वो जो दुर्घटना नहीं
रणनीति वो एक सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत तथाकथित लोगों ने जो कार सेवक वहां से अयोध्या से अपनी पूर्णाहुति देकर आए थे उनके ऊपर हमला किया था। लेकिन निश्चित रूप से आप देखेंगे उस समय देश में जिस प्रकार से 2004 में आदरणीय श्रद्धेय अटल जी की सरकार गई और बाद में यूपीए 1 की सरकार आई और यूपीए 1 ने उस पूरे के पूरे इंसिडेंट को दुर्घटना में तब्दील करने का प्रयत्न किया और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर आप देखिए कि उनकी राजनीति पर कितना कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अनेकों राष्ट्रों ने उनके लिए वीजा तक के बैन कर दिया था क्योंकि उनको उस घटना के साथ में लिंक कर दिया। तो एक व्यक्ति जो टैलेंटेड था, जो डिजर्विंग था, उसकी राजनीति को सिर्फ और सिर्फ एक घटना से उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। लेकिन सच्चाई छुपा नहीं जा सकती। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस पूरे विषय को लेकर ट्वीट आया, आदरणीय गृह मंत्री जी का इस पूरे विषय को लेकर ट्वीट आया, क्योंकि उन लोगों ने इसके बाद में बहुत असहनीय पीड़ा को सहन किया है। और एक इकोसिस्टम को आज जब आवाज मिल रही है द साबरमती फाइल्स की आने के बाद में, तो देखिए फैक्ट्स का पिक्चराइजेशन कोई भी करता है। अनेक फिल्मकारों ने इसके पहले भी अनेकों विषयों पर फिल्में निकाली है और जिस प्रकार से अजीत जी कह रहे थे कि फिल्म को टैक्स फ्री क्यों किया जा रहा है, तो 2019 में जो व्यक्ति टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में जेएनयू में खड़ा हुआ था उनकी फिल्म छपाक को मध्य प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया था, तो हमने तो प्रश्न नहीं उठाया था क्योंकि आपकी सहूलियत के लिए था। तो आज वास्तविकता की राजनीति यह कहती है कि सच्चाई किसी भी रूप में हो देश के सामने आने की आवश्यकता है और द साबरमती फाइल्स अगर देश के सामने सच्चाई ला रही है तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि प्रकरण अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इस पे निश्चित रूप से एक जजमेंट आएगा और जजमेंट में इस पूरे विषय का निराकरण होगा। लेकिन इस पूरे फिल्म में जस्टिस नानावटी आयोग ने क्या कहा है, उसके बाद में उमेश चंद्र बनर्जी की रिपोर्ट है, फॉरेंसिक के एविडेंसेस है और फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स का ही फिल्मांकन किया गया है। तो डिस्क्लेमर में जिस प्रकार से जगदीश जी ने भी कहा कि डिस्क्लेमर बड़े अपने आप में स्पष्ट रूप से कहता है, फिल्मों का डिस्क्लेमर जब आता है कि हमने जो व्यवस्थित घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का दिखाने का काम किया है। आप उस पर भी आपत्ति ले रहे हैं क्योंकि आपकी जो राजनीति है वो आपको परमिट नहीं करती, क्योंकि अब एक आप हमेशा से गट्ठा वोट बैंक की राजनीति को अपना वोट बैंक मानते हो और उसकी हिसाब से आपके निर्णय होते हैं। तो इस प्रकार से देश की राजनीति नहीं चलेगी। जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, आज देश जानना चाहता है और देश के सामने आ रही है। मैं आऊँगा भदौरिया साहब आपकी तरफ। जगदीश जी, सवाल ये भी है कि ना गोधरा कांड को हम कह सकते हैं कि वो घटना एक प्रतिक्रिया थी और उस प्रतिक्रिया को लेकर पक्ष में या विपक्ष में कोई राय दी जा सकती है। ये दोनों ही रायें विपक्ष में ही होंगी, चाहे वो गोधरा कांड हो। जिसने ये कांड किया, अगर ये कांड, जैसा कि अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन जो साक्ष्य हैं प्राइमा फेसी वो बताते हैं कि ये घटना घटित हुई, की गई। और जाहिर तौर पर उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो भी, हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं जिसमें 2 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, लेकिन क्या हमने किसी दंगे में पत्थर उठाए हैं? ये आम आदमी का, भारत की 150 करोड़ जनता में से पूछिए, एक सर्वे करा लीजिए कि कितने लोग हैं जो दंगों में शामिल रहे हैं जब भी इस तरह की भावनाएं भड़की हैं। कुछ लोग शामिल होते हैं, उत्तेजना से वो पत्थर फेंक देते हैं, लेकिन इसके पीछे हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्लानिंग से जाते हैं और ये सारी घटनाएं करते हैं। उनको किसी राजनीतिक दल के माथे मढ़ देना या फिर ये कहना कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ था, तो ये भारत की सनातन परंपरा पर प्रश्न खड़े करना। जगदीश जी, आप कैसे देखते हैं? शरद जी, बिल्कुल आपने जो भी कहा बिल्कुल 100% सटीक कहा कि दंगों में आपने तो कभी पत्थर नहीं उठाए। हम आपने 1992 में जब भोपाल में दंगे हुए थे, हम भी यहीं थे, आप भी यहीं थे, हम लोग पत्रकारिता में ही थे। तो दंगों में जो सबसे बड़ी चीज है, दंगों में हमेशा बदमाश शामिल होता है, शरीफ आदमी दंगे में शामिल नहीं होता। दंगे में और भोपाल में जो दंगा हुआ या उनमें वो लोग पकड़े गए, उनमें कई हार्डकोर क्रिमिनल्स थे जिनका उद्देश्य दंगों में लूटपाट करना था। और दूसरी चीज कि दंगों के पीछे मेरा अपना मानना यह भी कि कुछ ऐसे लोग खड़े होते हैं जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और उस धर्म के नाम पर उस व्यक्ति को इस बात के लिए उकसाते हैं कि वो जाए और इस तरह की वारदातों को अंजाम दें। तो जब भीड़ होती है शरद जी, भीड़ किसी की नहीं सुनती। मैं नहीं मानता कि गोधरा सही था, मैं नहीं मानता उसके बाद जो कुछ भी हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई और अहमदाबाद से लेके आज पूरा गुजरात जो है दंगों की आग में 2 महीने तक झुलसता रहा। उसके बाद कौन लोग आए, कौन लोग नहीं आए। नानावटी का जिक्र किया, नानावटी आयोग ने तो 2008 में क्लीन चिट दे दी थी नरेंद्र मोदी, जिसको लेके अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि अगर जिस विषय पे हम हैं,
अगर फिल्में बनती हैं, चूंकि अभी कांग्रेस के जो हमारे नेताजी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बाकी सारी चीजें, तो ये जनता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गई शरद जी, चूंकि जनता ये मान के चल रही है कि हर सरकार में यही सब होता है। महंगाई पे नियंत्रण रखना किसी सरकार के बस की बात नहीं रही। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं, ना उसे ये रोक पाए, ना उन्हें यूपीए रोक पाई, ना उन्हें एनडीए रोक पा रही। और महंगाई को लेके अगर आपने बहुत सारा अभी भी बीच में पढ़ रहा था, तो एक वैश्विक समस्या है महंगाई। इसे कोई राजनीतिक दल इस पर लगाम नहीं लगा सकता, कम कर सकता है। लेकिन जहां तक फिल्मों की बात है, तो मेरा मानना यह है कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि डिस्क्लेमर में ये होता है जी कि इस तरह की अगर फिल्में, वक्त कम है मैं जगदीश बहुत जी। इसमें इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, लेकिन अगर बनती हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ उसी नाते से देखना चाहिए जिस तरह नाते से हम दूसरी फिल्मों को भदौरिया साहब, इनके राजनीतिक जी जी देखिए, एक सवाल ये भदौरिया साहब, सवाल ये आप सुन लीजिए, पहले एक छोटा सवाल सुन लीजिए मेरा, कि दिल्ली में जिस तरह की हिंसा भड़की थी इंदिरा जी के निधन के बाद, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो कांग्रेस प्रायोजित थी। उसमें कुछ लोग शामिल हुए, वो कौन लोग थे? एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनको कुछ लोगों का प्रश्रय मिल गया भावना में आकर, तमाम बातें सब जांच का विषय है, वो भी न्यायालय में प्रक्रिया चल रही। लेकिन किसी दंगे को ये कह देना कि ये लोगों द्वारा प्रायोजित है और ये दंगे के लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार है, आप दोनों खुद राजनीति में हैं, आप सोचिए क्या कि कितना भी आपका स्वार्थ हो, लेकिन क्या लाशों पर राजनीति कोई करेगा क्या? देखिए, अब ये तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा आदरणीय शरद जी। अटल जी ने भी कहा था, बगल में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, बगल में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, कि राजधर्म का पालन करना चाहिए एक शासक को, राजा को। तो वो किसके ऊपर कहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट करते हैं कि अटल जी गलत थे कि आज की परिस्थिति है। आज चर्चा इस बात पे हो रही है आदरणीय शरद जी कि साबरमती को टैक्स फ्री क्यों किया गया मध्य प्रदेश में, क्या औचित्य है इसका? आदरणीय जगदीश जी कह रहे हैं कि सरकारों पे, हाँ ठीक है, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि सरकारों इस 2013 के बाद से ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि पेट्रोल डीजल के 100 से ऊपर भाव हो गए, सिलेंडर 1100-1200 हो गया है, जो 400 रुपए यूपीए सरकार में मिलता है। इस पर फिर डिबेट करते हैं महंगाई पर, मेडिकल और आईआईटी इस पर फिर बात करते हैं। आज हम फिल्म पर बात कर रहे हैं और फिल्म के बहाने जो हो रही है राजनीति, उस पर बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अटल जी से जब ये सवाल पूछा गया था, तो अटल जी का शायद ये इंटरप्रिटेशन कभी नहीं था कि गुजरात की सरकार ने राजधर्म का पालन नहीं किया। उनसे ये पूछा गया था कि इन परिस्थितियों में होना क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा था सरकार कोई भी हो वो तटस्थता से, निष्पक्षता से अपने धर्म का पालन करे, जिसे उन्होंने उस समय राजधर्म कहा था। और मोदी जी ने पीछे से ये कहा भी था कि हम वही कर रहे हैं। लेकिन राजनीति का ये जो चेहरा है, ये चेहरा बड़ी तेज़ी से आरोपों के दायरे में आता है और इसमें नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से इंदिरा गांधी भी आती हैं। लेकिन इन सब से परे राजनेताओं की निष्ठा को अगर हम इस तरह से प्रश्नों के दायरे में लाते रहेंगे, वो चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो जनता के सबसे करीब होते हैं और जनता की तरफ से मिलने वाले वोटों को वो किसी कम्युनिटी में तब्दील नहीं करते हैं। हालांकि ये भी आरोप अपनी जगह हैं, वाजिब भी हैं कि कई बार धर्म की राजनीति, कई बार जाति की राजनीति के आरोप लगते हैं, लेकिन 5 साल चुनाव की ये एक मजबूरी भी होते हैं। लेकिन राजनीति को उस स्तर पर मत ले आइए जब दिग्गज नेताओं की निष्ठा को भी, वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनको निशाना बनाना मत करिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो ठीक रास्ते पर चलता है उसे उस समय बहुत तकलीफ होती है जब उसके मंतव्य को ही एक गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नमस्कार।